गाती जैसा चाला तेरा करा लाडले 12 किलोमीटर तेरी कोठी मान ली छोटे छोटे बालकों का चौधर छाड़ के दुनिया करती है तुमने फतू जान ली है तगड़ा सिस्टम से हमारा जो सरकार नहीं ला रहा यार कर कैसा अंडर में तेरा क्षेत्र बैठे से याद बड़े हमारा तेरा शहर में छेड़िए ना भीतर तेरे भीतर बैठे से याद बड़े हमारा तेरा शहर में छेड़िए ना भीतर तेरे भीतर बैठे से बम्बई में जैसे सिक्का चले दाऊद का आज एरिया में चले तेरा भाई लाडले रब्बे को न बोलूं मेरा काम बोलना मेरा नाम कहे हो जैसे ना भाई लाडले बम्बई खाड़ी खून मांग दी इसने कदे ना नाराज कर दे रायत सत्य सत्य है जाने हेलो। हाँ भाई। अरे आओ। मॉर्निंग। क्या करें, डिस्कस करें कुछ? क्या क्या कर लिए सॉल्व? ए बी कंप्लीट। चलो, कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, इसमें कोई डाउट? डी मर्ट्स को छोड़ देना, मतलब हमने कहा था डी मर्ट्स अभी बाकी है, इसमें एक टॉपिक है डी मर्ट्स थ्योरम। अगर हाँ, कौन सा? 8 A3 का सेकंड पार्ट। A3 में बोला है फाइंड सेकंड पार्ट इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने फॉर्मूला भी निकाला था, मेथड भी देखा था, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आयोटा और माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हाँ ऑब्वियसली, आयोटा का स्क्वायर रूट निकालो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा, जो भी आना होगा। फॉर्मूला भी है, मेथड भी है। फिर माइनस आयोटा का निकालो, दोनों के लिए फॉर्मूला लगा के रिजल्ट जो आएगा उसको ऐड कर दो, सिंपल। √4 प्लस √9 को कैसे करोगे? 2 + 3 ना, 2 + 3 और 8। 8th में बोला डिवाइडिंग पॉलिनोमियल, ये तो फिर वो हो गया एफजेड, वो रिमाइंडर थ्योरम नहीं करते थे अपन पॉलिनोमियल में, बिल्कुल वही है। जैसे उसमें करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, एफजेड को डिवाइड करें जेड माइनस आयोटा से, देन वी गेट द रिमाइंडर आयोटा। तो ये तो फिर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ऐसे लिख दे, एफ ऑफ आयोटा इक्वल्स टू आयोटा, उसके अकॉर्डिंग। एंड जब जेड प्लस आयोटा से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आना चाहिए एफ ऑफ माइनस आयोटा, वो दिया हुआ है, देन वी गेट द रिमाइंडर 1 + आयोटा। नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस fz by z² + 1, z² + 1 के फैक्टर यही तो है, तो डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जैसे आप z² वाले से डिवाइड करो तो आप इसमें रिमाइंडर क्या लेट करोगे? az + b टाइप, ऐसे
अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज है ना, एफ ऑफ आयोटा, एफ ऑफ माइनस आयोटा, पुट करो इसमें, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा चाहे आप आयोटा रखो चाहे माइनस आयोटा रखो। आयोटा के लिए भी जीरो है, माइनस आयोटा के लिए भी जीरो है, तो ये गायब हो जाएगा, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम के सीधे सवाल जैसे अपन पहले भी किए होंगे स्टार्टिंग में डीपीपीज में। A3 का सेकंड तो अभी बताया भाई। A4 सॉल्व द फॉलोइंग फॉर z स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, फैक्टर्स डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे आयोटा में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है z के लिए, तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई आयोटा वाला नंबर आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा देना है, सिंपल। A4 और सेक्शन ए में और कोई है, A9 का सेकंड, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट। इसमें फिर वही है, 1 प्लस आयोटा की पावर n, 1 माइनस आयोटा की पावर n, डी मर्ट्स में आ गया, n पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे इसमें आप वो प्रॉपर्टी, डी मर्ट्स एक्चुअल में नाम अलग दे दिया है, एक्चुअल में है तो वो प्रॉपर्टी, उसको ऐसे समझ सकते हो ना, लिख लेते हैं चलो। 1 प्लस आयोटा की पावर n, 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 प्लस, इनको पोलर फॉर्म में लिख दो, यूलर फॉर्म में लिख दो, जैसे भी लिख सको। 1 प्लस आयोटा को आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, या यूलर फॉर्म में लिखना है। अभी के लिए यूलर फॉर्म समझ लो चलो, डी मर्ट्स का नाम नहीं ले रहे हैं। यूलर फॉर्म जानते हैं, इसका मॉडुलस कितना है, √2, आर्ग्यूमेंट कितना है, π/4, ऐसे लिख दो। तो इसके पॉजिटिव इंटीजर पावर n लेनी, तो अच्छा उसने क्या है कॉस की टर्म से पूछा है, चलो ठीक है तो लिख देंगे, इसकी पावर n करनी है ना, √2 की पावर n, e की पावर आयोटा n π/4 हो जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा क्या हुआ, इसी तरह से मॉडुलस तो सेम है, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/4, इसमें भी पावर n लगा दो, तो ये बन गया -n π/4। दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अच्छा एडिशन में दिक्कत आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पोलर फॉर्म में सब कन्वर्ट कर लो, √2 की पावर n, ये क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये डी इनवर्स बन जाता है इसी से। cos ऑफ -n π/4, ये वैसे लिख दे कि माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, तो √2 की पावर n तो कॉमन है, ये ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स cos n π/4, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस उधर माइनस, इसके बाद तो आंसर ही आ गया, 2 की पावर n/2 इंटू 2 cos n π/4, देखो मैच कर रहा है। A9 का फर्स्ट, ये सब वही डी मॉर्स के सवाल हैं, इसको भी पोलर फॉर्म में यूलर फॉर्म में लिख दो, सब उसी से होंगे। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन, इसको पोलर फॉर्म में लाना है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपन ने आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस वाले सवाल किए थे ऐसे, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके, तो जैसे वो पोलर फॉर्म में आ जाए फिर बोले इसको यूलर से समझो। डी इनवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है, हम ये देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, अब हम लिख लेंगे आगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है वो प्रॉपर्टी यूलर फॉर्म की, सो लिख सकते हैं अपन, अगर ये n कोई इंटीजर है तो उसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अब ये इसको आप प्रॉपर्टी से भी समझ सकते हो ना, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y या cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसका मॉडुलस है 1, तो z की पावर n का मॉडुलस क्या होता है, मॉड z की पावर n, तो 1 की मॉडुलस जो आएगा वो 1 ही आएगा,
तो 1 नजर आ रहा है राइट हैंड साइड में, वापस पोलर फॉर्म में। आर्ग्यूमेंट ऑफ z पावर n अपन ने लिखा है n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो उसका थीटा है तो उसका n थीटा हो गया, सिंपल खत्म। ये डी मोइट्स थ्योरम है। जब तो पोलर फॉर्म में रहेगा तो ऐसा लिख देते हैं, बस n इंटीजर होना चाहिए। अब सब में यही होगा, बाकी जिससे सवाल नजर आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, उसको भी इसमें फर्स्ट है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई करें, तरीका सिंपल सा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, 2 के साथ कॉमन, इसमें पोलर फॉर्म में आ गया, और इसकी पावर n करनी है तो ये इसमें वो लग जाएगा थ्योरम, n अंदर लिख दो, n थीटा बाई 2, n थीटा बाई 2, इसकी पावर n कॉमन आ जाएगी दोनों में। तो वही वाली बात है, वो एक आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी जब ऐड करेंगे दोनों को, जैसे इसमें हुआ था। डी वर्ड्स इन सब में इसीलिए डाउट आएगा फिर तो। हम एक बार डी वर्ड्स करेंगे उसके बाद इनको ट्राई करना, हालांकि है प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, बट डी वर्ड से समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट। सेक्शन बी में बताओ, पार्ट 1 5 Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, हाँ इसमें क्या है, जॉड किसी एक का मॉडल जैसे मॉड Z1 लेस देन 1, मॉड Z2 ग्रेटर देन 1। अब इतना सा इंफॉर्मेशन दिया है और वो प्रूफ करना है, वो कैसे करेंगे भाई? हम उल्टा प्रूफ करते हैं इसमें, मतलब जो गिवन है जो प्रूफ करना है उसको लेके चलो, और जो दिया हुआ है वो आना चाहिए, तो ये भी एक तरीका होता है प्रूफ करने का, है ना? तो वो काम करते हैं V5 में। जो गिवन है वो है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस Z1 Z2 बार अपॉन Z1 माइनस Z2 लेस देन 1। मॉडुलस की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मॉडुलस है नेगेटिव का भी होगा नहीं, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड, और फिर मॉड Z स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, Z Z बार, इधर भी ऐसे ही। और इसको सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या आता है। एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी और लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव Z1 बार Z2 बन जाएगा, इधर भी ऐसे ही Z1 बार माइनस Z2 बार, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, 1 माइनस Z1 Z2 बार, ऐसा कुछ। प्लस Z1 Z1 बार Z2 Z2 बार लेस देन Z1 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2, ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों टर्म्स। बाकी जो बच रहा है उसके लिए 1 माइनस 1 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर लेस देन, इधर भी यही बच रहा है, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। सेम साइड में आ जाएंगे, इनके फैक्टर्स भी हो जाएंगे, सेम साइड में ले आओ, तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर लेस देन 0। इधर से फिर ये कॉमन आ जाएगा, माइनस में मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर, ऐसा कुछ। एक मिनट, Z1 इसके फैक्टर्स बन गए,
सही लिख के। अब दो का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। अब किसी एक को पॉजिटिव बोल दो, किसी एक को नेगेटिव बोल दो, जो अपन को दिया हुआ है वही लाना है, तो फिर किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव बोलना है वो अपने हाथ में। अपन श्योरली ये तो बोल ही सकते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो 1 - mod z2 स्क्वायर लेस देन 0 एंड 1 - mod z1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा mod z2 स्क्वायर ग्रेटर देन 1, mod z1 स्क्वायर लेस देन 1। एक का मॉडुलस 1 से बड़ा है, एक का मॉडुलस 1 से छोटा है, ये दिया हुआ था। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन उससे एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, तो ये तो फिर टेढ़ा काम है। B3 4 prove that mod z square is equal to 4/3 real part of z using। तो यूजिंग ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पोलर फॉर्म को यूज करो, x प्लस आटा वाई को यूज करो, मॉडुलस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज को तो अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। वैसे तो कभी कोई आपको बोलता नहीं कि ऐसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करना है? प्रूफ करना है। तो अब तो क्या ही करो, ये प्रॉपर्टी लगा दो, मॉडुलस को मैं स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। B3 में भी मॉड जेड स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी जेड जेड बार लिखो और सिंप्लीफाई होकर मॉड जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक्स प्लस आइटा वाई रख दो, उसका तरीका हमें पता ही है। जहां भी अटकते हैं अपन, स्पेशली ज्योमेट्री में कुछ बताना होता है तो जेड को एक्स प्लस आइटा वाई रखना है, दोनों साइड मॉड का फॉर्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई करना है स्क्वायरिंग करके, क्योंकि रूट में आता है मॉडुलस। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी, वहीं से पता लग जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड उसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 4 में बोला फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड टू रियल नंबर्स ए बी शो दैट। अब इसमें क्या ही करें, सेम वही प्रॉपर्टी बता दें, ये अभी जो यूज करके बताया सेम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। मॉड जेड स्क्वायर को लिखोगे जेड जेड बार, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंप्लीफाई करके वो आ जाएगा। सीधे सीधे सवाल है, लिखेंगे तो आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे, कोई कंसेप्ट एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। और किसी को कोई दिक्कत है? सेक्शन बी पार्ट 2 में, सेक्शन ए 6 9 6 में बोले लेट जेड ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जेड में क्यूब इक्वेशन है where m is real, suppose the equation has a real root alpha, then find the value of। ठीक है, तो अगर अल्फा उसका एक रियल रूट है तो उस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें पुट कर सकते हैं जेड, जेड की जगह अल्फा, जेड इक्वल टू अल्फा पुट कर दे, उसका रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन में क्या बनेगा, अल्फा क्यूब -3 + i इंटू अल्फा प्लस m प्लस 2i इक्वल टू 0। अपन को ये भी दिया हुआ है कि m रियल है, अल्फा रियल है, बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो जब अल्फा और m दोनों ही रियल है तो हम एक सिंपल सा काम ये करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देते हैं। अल्फा क्यूब -3 अल्फा प्लस m, ये हो गया रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं, प्लस आयटा के साथ 2 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ऐसे तो सिंपल है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों 0 होने चाहिए एक साथ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो एक से तो अल्फा की वैल्यू ही आ गई डायरेक्ट, अल्फा इधर रख दो तो m आ गया, सिंपल। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स डायरेक्टली। A9
A9 में भी फिर वही काम आ जाएगा, इसमें टी मॉड्स का काम है इसमें, क्योंकि 6 डिग्री की इक्वेशन है, अपन रूट्स तो फाइंड करेंगे नहीं, है ना। हाँ A9 है ना। ना वो तो ठीक है, पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे बात आ रही है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको रिडिफाइन किया पहले तो, सम ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, जब अपन रूट्स फाइंड करते हैं, हम पढ़ेंगे एन रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, अपन यूनिटी के निकालना सीखते हैं वैसे तो, पर इन जनरल हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने भी रूट्स निकाल सकते हैं, वो देखेंगे कैसे, उसका प्रॉपर मेथड है ना। तो उससे फिर आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं अपने पास, क्योंकि मॉडुलस तो सेम ही रहना है, आर्ग्यूमेंट चेंज होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट चेंज होता रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज होता रहेगा, तो उसके रूट्स में बस यही डिफरेंस है। इसमें एक अपना जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट अपन लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट माइनस पाई टू पाई, तो अगर उसमें आता है ना, तो उसमें उन सबका वैसे जीरो आ जाना है, क्योंकि सिमेट्रिकली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आर्ग्यूमेंट, अपन देखेंगे कैसे। पर यहाँ पे क्या है, माइनस पाई से पाई में मान लो उनके आर्ग्यूमेंट आए अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे, तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में या क्वाड्रेंट्स में, ऐसा बोल सकते हो अपन। तो इसलिए उनका सम जो आता है वो जीरो आ जाना होता है। बट इसमें क्या किया, आर्ग्यूमेंट को शिफ्ट कर दिया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को कितना शिफ्ट कर दिया, जो अपना स्टैंडर्ड है उसको इन्होंने कितने एंगल से शिफ्ट कर दिया, 2 पाई से, तो सबका आर्ग्यूमेंट 2 पाई ऐड हो गया, तो इसलिए 6 रूट्स हैं, तो वैसे तो उनका आर्ग्यूमेंट का सम जीरो आ जाता, बट क्योंकि सबको फिर शिफ्ट कर दिया अपन ने, 2 पाई ऐड कर दिया है, तो हर एक के आर्ग्यूमेंट में 2 पाई ऐड होगा, तो 6 के 6 आर्ग्यूमेंट में 2 पाई ऐड होगा, तो 2 पाई का ही सम जो आना है वही आंसर है, तो बाकी तो वैसे भी जीरो होना है। मतलब θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6, अगर ये स्टैंडर्ड अपन आर्गुमेंट लेके चले माइनस पाई से पाई में इनका सम जीरो आएगा, ये हम देखेंगे कैसे। लेकिन यहाँ पे हर एक में 2 पाई ऐड हो जाएगा अब, तो 2 पाई प्लस θ1 2 पाई प्लस θ2 2 पाई प्लस θ3, तो अल्टीमेटली वो 2 पाई ऐड हो जाएगा 6 टाइम्स, बाकी θ1 से θ6 का सम तो जीरो आना, तो आंसर इसका वही है 12 पाई। ठीक है, वो तो जब रूट्स निकालना सीखेंगे तब की बात है, ठीक है। और इसके अलावा V7 का सेकंड, ये तो पार्ट 2 में बताओ, बी में कोई दिक्कत, 8। तो B8 बोल रहा है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वन, देन जेड लाइज ऑन, जेड कहाँ लाए कर रहा है, इसको क्या क्या कर सकते हैं इसमें, या तो आप x प्लस आयटा वाई रख दो और सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आ रहा है आंसर एक्स वाई में, उससे पता लग जाना है। एक तरीका ये है, इसमें जिस तरह से दिया हुआ है ना जेड स्क्वायर माइनस वन, जेड स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स प्लस आयटा वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर मॉडुलस निकालना है, तो थोड़ा सा वो हो सकता है। एक तरीका तो ये है ही सही ना, जेड को रख दें एक्स प्लस आई वाई, तो इक्वेशन कैसी बनेगी, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड जेड का स्क्वायर, ये तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। देन यहाँ पे ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन, ये रियल पार्ट, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इमेजिनरी पार्ट, ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही लिख दे, ठीक। लेफ्ट साइड में मॉडुलस लिख दो, क्या आ रहा है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, कितना आएगा, पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो भी ऐसा ही कुछ आएगा, x पावर 4 y पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, देखिए क्या बचता है फाइनली, ये कैंसिल 2y स्क्वायर, ये कैंसिल y पावर 4 कैंसिल 1 कैंसिल
2x² y², यहाँ प्लस में 2 टाइम्स है, इधर भी प्लस 2 टाइम्स कैंसिल, बचा क्या? ये सब कैंसिल हो गया है, खाली x² वाली टर्म बची हुई है दोनों साइड। 4x² इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर ये है। इसको वैसे अगर समझने की कोशिश करें तो एक ये अप्रोच हो सकती है, इस तरह से दिया हुआ है, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी होल्ड कर रही है ऐसा नहीं लग रहा है। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। वो इक्वालिटी कब आई थी, लिखा था ना, z² कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको कुछ नाम दे दो आप, a, 1 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको नाम दे दो b, तो a के कोरेस्पॉन्डिंग है z², b के कोरेस्पॉन्डिंग है 1, वो ओरिजिन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए बी के बीच की डिस्टेंस, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू मॉड z1 क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, 1 भी उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। तो ये स्पेशल केस था ना इक्वालिटी होल्ड करने में, क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिन जो है बीच में लाई करता है लाइन सेगमेंट पे, लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। तो 1 तो एक फिक्स नंबर हो गया, 1 ओरिजिन, दोनों के बीच में लाया करेगा z², कोलिनियर हो जाएंगे, z², 0 और 1 तीनों एक लाइन पे लाया करेंगे। ये 0 तो फिक्स है और 1 यहाँ फिक्स है। तो आपको ये बोलना है कि ओरिजिन लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 एंड z²। तो z² कहाँ होगा, z², z² इसी लाइन पे होगा ना, लाइन जॉइनिंग, तीनों कोलिनियर है। तो ये जब दो पॉइंट्स कौन सी लाइन पे लाए कर रहे हैं, एक्स रियल एक्सिस पे, तो z² भी तो यही होगा ना, z² यहाँ कहीं आ जाएगा, तभी तो आप बोल पाओगे ओरिजिन लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z² एंड 1, राइट। ये शायद कल ही कब पढ़े थे अपन, ये देख लेना, उसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के टाइम पे लिखा है ये स्टेटमेंट अपन ने। तो अब z² कहाँ लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पे, तो z² इज ए रियल नंबर। z² कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z² करोगे तो x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy। तो z² को आपको बताना है कि वो रियल नंबर है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो z² का इमेजिनरी पार्ट लिखो, क्या आता है, xy, 2xy। तो 2xy को 0 करना है, तो वहां से 2xy को 0 करोगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z² इक्वल टू 0। तो यहां से आप बोलोगे x इंटू वाई 0 आएगा, लेकिन फिर क्या x 0 हो सकता, अच्छा क्या y 0 हो सकता है, y 0 हुआ तो क्या होगा और x 0 हुआ तो क्या होगा, आंसर तो आपको पहले से पता है। आपको ये भी पता है z² रियल तो है, वो भी नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। तो अगर आप y को 0 करते हो तो क्या मिलेगा, रियल पार्ट, x भी 0 आ जाएगा उसके बाद, x² माइनस y² ना उधर से। तो वो नंबर कैसा बना, z। अगर y 0 लेते हैं तो z कैसा नंबर बनेगा, रियल नंबर। और रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव कैसे आएगा, पॉजिटिव ही बनेगा z² तो ऑलवेज। तो इसलिए आप y को 0 नहीं कर सकते, तो फिर दी ओनली पॉसिबिलिटी इज x 0 हो जाएगा। क्योंकि x 0 होगा तो z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर बनेगा, और प्योरली इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव तो आ ही जाता है। जैसे आयोटा का स्क्वायर कर दो -1, 2 आयोटा का स्क्वायर कर दो -4, ऐसे।
यहां से फिर ये कंक्लूजन ऐसे निकलेगा कि x विल बी इक्वल टू 0, तो x 0 होने का मतलब भी वही, z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं, नहीं तो x प्लस आयोटा वाई रख के तो अपन एनी क्वेश्चन उसमें कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करो, जो रिजल्ट आ रहा है देख लो एक्स वाई में। और पार्ट 2 में और कोई है? नो? पार्ट 3? नो? पार्ट 3 का A4। If z is equal to 3 plus 7i into p plus iq, where pq are integers, non-zero integers, purely imaginary है, ये z के बारे में बता दिया, then minimum value of mod of z square, purely imaginary। तो ये z दिया हुआ है, पहले तो इसको लिखें 3 plus 7i into p plus iq, p और q इंटीजर्स हैं और इसको प्योरली इमेजिनरी बनाए पहले तो इसको। प्योरली इमेजिनरी में क्या बोलते हैं, रियल पार्ट इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट निकालते हैं, इसका कितना आ रहा है 3p माइनस 7q, बाकी जो भी आ रहा है आने देते हैं, चलो ठीक है 7p प्लस 3q फॉर प्योरली इमेजिनरी। आप बोलोगे 3p माइनस 7q इक्वल टू 0। अब बात ये कि हमें पता है कि p और q इंटीजर्स है ना, p इक्वल्स टू 7q/3, या उल्टा भी बोल सकते हो ऐसे। अब लोग पूछा वैल्यू ऑफ मॉड जेड स्क्वायर भी लिखते हैं एक बार। मॉड जेड स्क्वायर क्या आएगा, प्रॉपर्टी से लिखते हैं, मॉड जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो मॉड जेड स्क्वायर आएगा, इसका मॉडुलस का स्क्वायर कितना है 49 प्लस 9 58, स्क्वायरिंग कर दी अपन, रूट हट गया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी एंड क्यू आर नॉन जीरो इंटीजर्स, तो आप तो ये देखो ना, पी और क्यू, पी क्यू एलिमिनेट करना है तो कर दो, क्यू को एलिमिनेट करना है तो कर दो, यहां से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। भाई पी को इंटीजर बनाने के लिए आपको क्यू की वैल्यू बतानी पड़ेगी ना, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। सिमिलरली या तो क्यू लिख रहे हो पी की टर्म्स में, तो आपको फिर वैसे बताना पड़ेगा पी की मिनिमम वैल्यू, ताकि क्यू इंटीजर बन जाए। तो यहां से बताओ क्या मिनिमम वैल्यू आएगी क्यू की। आप क्यू को 0 तो वैसे भी नहीं ले सकते, क्वेश्चन में मना किया हुआ है। 1 ले सकते हैं नहीं, 2 ले सकते हैं नहीं, तो मिनिमम 3 लेना पड़ेगा आपको क्यू को। तो यहाँ भले आप एलिमिनेट कर दो इसको, पी को आ जाएगा 49 क्यू स्क्वायर बाय 9 प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, बाकी जो बच रहा है देख लो 49/9 प्लस 1 क्यू स्क्वायर। अब क्यू की मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी ना यहाँ पे, मैग्नीट्यूड वाइज, फॉर पी टू बी एन इंटीजर, क्यू की मिनिमम वैल्यू हम बता रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज 3 आएगा, राइट। और वो आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू आएगी, कितना आ रहा है, तो 58 का तो स्क्वायर हो गया अपॉन 9, फॉर मॉड जेड स्क्वायर टू बी मिनिमम, क्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 9, तो आंसर वुड बी 58 स्क्वायर, ऐसा कुछ। इसने क्या दिया हुआ है, सब्जेक्टिव है, ऑप्शन नहीं है। आंसर देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है 58 स्क्वायर। और बस बी में कोई है नहीं, H1 A2 ए पे वापस, इसमें दोनों साइड मॉडुलस ले लो, वो अपने आप आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इमेजिनरी पार्ट बता दो, दोनों साइड कंपेयर कर, पोलर फॉर्म से बता दो ना, या यूलर फॉर्म से बता दो, इमेजिनरी पार्ट बताना है बी। बस चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
इट इज रोटेशन थ्योरम। रोटेशन तो नाम है रोटेशन थ्योरम, बट है वो बेसिक मतलब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली। नाम रख देते हैं अलग अलग। मॉडुलस कॉन्जुगेट, मॉडुलस आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी को एक नया नाम दे दिया डी मोयर्स थ्योरम। है तो एक्चुअल में मॉडुलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। इस वजह से यहाँ पे डिवीजन है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रोटेशन थ्योरम, concept of rotation in complex number। रोटेशन थ्योरम देखो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन लेट कर रहे हैं, लेट z1 और यूलर फॉर्म में लेट कर लेते हैं। z1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं भाई, यूलर फॉर्म क्या होती है r इंटू ई पावर आयोटा थीटा। r मतलब मॉडुलस, तो ये मॉड z1 इंटू ई पावर आयोटा थीटा 1 एंड z2 इज इक्वल टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विद आर्ग्यूमेंट थीटा 2। इसको कहीं भी अपन मार्क करें ऐसे, z1 कहीं है, z2 कहीं है, ये z1 हो गया, ये थीटा 1 उसका आर्ग्यूमेंट है, z2 कहीं होगा, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो हमें बोल रहे हैं ओरिजिन, जैसे आपको z2 बाय z1 करना है, सिंपली वैल्यू पुट करो अपने आप आएगा, मॉड ऑफ z2 ई पावर आयोटा थीटा 2 अपॉन मॉड z1 ई पावर आयोटा थीटा 2। हमें पता है डिवाइड जब कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दिस इज एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कुछ आर्ग्यूमेंट होगा और कुछ मॉडुलस होगा। वो अपन मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी में ही पढ़े हैं, मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आप इसको मर्ज कर दो, ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? इधर इसको आप एक साथ लाना चाहो ऊपर ले आओ, आयोटा थीटा 2 माइनस आयोटा थीटा 1 होगा, आयोटा कॉमन, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो z2 बाई z1 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, ये उसकी यूलर फॉर्म लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू इट्स मॉडुलस, जैसे कि ऊपर लिखा है दोनों में, उसी का मॉडुलस इनटू ई की पावर में आयोटा के साथ जो लिखा है वो उसी का आर्गुमेंट कहलाता है। तो ये तो हमें पहले से पता था कि आर्गुमेंट ऑफ z2 बाई z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, प्रॉपर्टीज में लिखे हुए हैं अपन, है ना। तो ये चीज तो मैं प्रॉपर्टी से भी पता है, डायरेक्ट बता सकते थे मॉडुलस भी और आर्गुमेंट भी प्रॉपर्टी से। इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसको ऐसे समझेंगे क्योंकि इसको जनरलाइज करना है अपन को अभी आगे जाके। तो z2 माइनस जीरो अपॉन z1 माइनस जीरो लिख देते हैं, इधर भी ऐसे लिख देते हैं, z2 माइनस जीरो अपॉन z1 माइनस जीरो। ठीक है, इंटू ई की पावर में आयोटा, इसको कुछ नाम दे दें थीटा, ऐसे। तो इसको हम जनरलाइज करने के लिए एक नया नाम दे रहे हैं, वेक्टर की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझो कि ये z2 अपन पहले ही बोल चुके हैं, कोई नंबर अपन ने लिख दिया z, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर से रिलेट करते हैं, एक्स वाई रख देते हैं तो कोऑर्डिनेट से रिलेट करते हैं। तो z2 इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट b, एक तरह से ऐसा बोल सकते हो। z1 इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट a, और ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर तो क्या होता है, जीरो। तो z2 माइनस जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। तो ये तो कौन सा वेक्टर होता है, OB वेक्टर। सिमिलरली ये OA वेक्टर है ना। तो इसको हम ऐसा समझते हैं कि हमने क्या किया, एक वेक्टर था OA, उसको हमने रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद कितने एंगल से रोटेट किया, थीटा एंगल से रोटेट किया। जब हम OA को रोटेट किए थीटा एंगल से, दोनों का डिफरेंस थीटा ही तो है, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो हमने OA को रोटेट किया
थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड भी मान लो चेंज कर दिया, जो भी है लेंथ कम ज्यादा कर दिया, तो वो नया वेक्टर मिल गया ओबी, उसको फाइनल वेक्टर बोल रहे हैं। तो उसको इस फॉर्म में अपन लिख देते हैं, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इक्वल्स टू जो लेफ्ट साइड में है उसी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड इधर लिखा है इंटू ई की पावर में आयोटा थीटा। थीटा को हम ऐसे समझते हैं, थीटा इज द एंगल बाय विच द इनिशियल वेक्टर इज रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट द फाइनल वेक्टर। अब बात वही है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहां पे पॉजिटिव एंगल आएगा ई की पावर आयोटा के साथ। देख सकते हैं थीटा टू ज्यादा है, थीटा वन कम है, तो थीटा टू माइनस थीटा वन एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो कब आएगी? जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, मतलब स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाओगे, तभी तो थीटा टू माइनस थीटा वन एक पॉजिटिव आएगा। अगर हम उल्टा कर देते, रेसिप्रोकल कर दो, z1 बाई z2 करते, तो ई की पावर में क्या आता? थीटा वन माइनस थीटा टू। तो थीटा वन माइनस थीटा टू कैसी क्वांटिटी होगी? नेगेटिव ना। तो वो डायरेक्शन मैटर करेगी यहाँ पे। क्या आप अगर रोटेट करते टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे आयोटा के साथ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, थीटा एक पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो रोटेट करते टाइम, तो वो नेगेटिव एंगल आ जाएगा वहां पे, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं ये चीज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो इसको इस फॉर्म में अपन ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से बोलते हैं, थीटा इज द एंगल बाय विच the initial vector is rotated to get the final vector, और साइन कन्वेंशन सेम है फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। theta is positive and for clockwise theta is less than 0। यह हमें इसी समझ में आ जाएगा क्या आपने डायग्राम जिस तरह से बनाया है, थीटा टू बड़ा है थीटा वन से, इसलिए थीटा टू माइनस थीटा वन पॉजिटिव आ रहा है, थीटा वन माइनस थीटा टू नेगेटिव आएगा उल्टा कर देंगे तो इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। इनिशियल किसको लेना है, फाइनल किसको लेना है, ये अपने हाथ में, अपन को डिसाइड करना है एनी टाइम, क्योंकि जैसा अपन डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप आ जाएगा ई की पावर में। तो कुछ भी लिया जा सकता है। अब यहाँ पे बस अपन ये बोलते हैं कि ये रोटेशन है हमने किस पॉइंट पे अप्लाई किया है, ओरिजिन पे। हम ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया, तो रोटेशन हमने अप्लाई किया ऑन ओरिजिन। ओए को इनिशियल और ओबी को फाइनल वेक्टर समझते हुए। तो एक्चुअल में है तो बस डिवीजन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, बस उसको एक पैटर्न अपन ने बना दिया वेक्टर से थोड़ा सा रिलेट करके। इसको जनरलाइज करते हैं। यहाँ पे आप यही बोलोगे ना, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाई z1। वैसे तो ये प्रॉपर्टी में अपन ने लिखा हुआ है, थीटा मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। ये तो प्रॉपर्टी में भी लिखा, बट जनरलाइज करेंगे तो वहां इसको देखते हैं। अब ओरिजिन के बाद रोटेट किया ना, ओरिजिन की जगह कुछ भी रख दो, कोई दूसरा पॉइंट रख दो, z1 z2 z3 ऐसा है। तो जैसे आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, मान लो आपने इनिशियल वेक्टर इसको लिया, फाइनल वेक्टर इसको लिया, तो आप रोटेशन अप्लाई कर रहे हो z1 पे, रोटेशन ऑन z1। z1 पे रोटेशन अप्लाई कैसे होगा, फाइनल वेक्टर इनिशियल वेक्टर ये अपन डिसाइड कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको इनिशियल इसको फाइनल ले लो, होगा क्या, बस यहाँ पे फिर वो जो थीटा होगा नेगेटिव होगा, माइनस में आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में अपन ने लिया है, z1 पे रोटेशन अप्लाई करें, फाइनल वेक्टर कैसे लिखोगे, जैसे लिखते हैं वेक्टर कैसे लिखते हो, z3 माइनस z1, ये फाइनल वेक्टर हो गया अपॉन इनिशियल वेक्टर
Z2 माइनस Z1, जो इधर लिखा है इधर उसी का मॉडुलस आएगा, मैग्नीट्यूड। और ई की पावर में आयोटा के साथ एंगल ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, ये हो गया रोटेशन। तो यहां पे आप थीटा को बोलोगे थीटा इज इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन, भाई है तो एक तरह से यूलर फॉर्म ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर फॉर्म ऐसे ही लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू ई की पावर में आयोटा के साथ उसका आर्ग्यूमेंट। तो यूलर फॉर्म लिखी हुई है तो यहां से उसका आर्ग्यूमेंट थीटा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और थोड़ा जनरलाइज कर दे, Z1 Z2 Z3 Z4 ये थीटा है। आप रोटेट कर लो, किसी को इनिशियल किसको फाइनल लेते हुए, जैसे आप डिसाइड करोगे अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक वेक्टर इसको ले लो, एक इसको ले लो, किसको इनिशियल किसको फाइनल लेना है अपने हाथ में, जैसे अपन इसको इनिशियल ले लेते हैं, इसको फाइनल ले लेते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी अबाउट दिस पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बना, फाइनल वेक्टर Z1 Z2 दैट मींस Z2 माइनस Z1 अपॉन इनिशियल वेक्टर Z4 माइनस Z3 इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड इंटू ई की पावर में आयोटा के साथ थीटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस थीटा। तो ये रोटेशन को जनरलाइज कर दिए अपन। अब तो बस इसको ध्यान रखो, पैटर्न क्या है, फाइनल अपॉन इनिशियल और साथ में डायरेक्शन। इसको यूज करते हुए हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और बना देते हैं लोकस से रिलेटेड। ये लिखिए, लोकस ऑफ Z satisfying this argument of Z minus Z1 upon Z minus Z2 is equal to थीटा। थीटा कोई कांस्टेंट होगा एनी टाइम, बट Z का लोकस बताना है, Z1 Z2 फिक्स पॉइंट है, थीटा के अलग अलग इंटरवल्स के लिए। इफ थीटा इज एक्यूट, जीरो और पाई बाय 2 के बीच में कोई भी एंगल हो, तो ये Z का लोकस क्या होगा। इसको हम समझने के लिए बनाते हैं एक सर्कल। देखो एक सर्कल है, उसमें कोई दो फिक्स पॉइंट है, जैसे Z1 और Z2 ऐसे। Z एक वेरिएबल पॉइंट है, मान लो यहाँ लिए P, इसको अगर आप ज्वाइन करो, Z1 को अपन ने ऊपर रखा है, ओके क्लॉकवाइज फाइनल जाएंगे तो चलो इसको Z1 ले लेते, इसको Z2 एंटी क्लॉकवाइज में रखते हैं ना। हाँ तो Z एक वेरिएबल पॉइंट, इसको ऐसा समझते हैं, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा थीटा,
तो अब अगर अपन यहाँ P पे रोटेशन अप्लाई करें तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पे रोटेशन ऑन P, तो क्या लिखोगे, Z1 Z2 माइनस Z, अच्छा उल्टा हो जाएगा, पहले से ही लिखे थे, एंटी क्लॉकवाइज लेना है ना अपन को, हम चाह रहे हैं पॉजिटिव लिखा आ जाए हर बार, ठीक है। तो अब और एक्सप्रेशन उससे मैच भी कराना है जो अपन स्टैंडर्ड लिए हैं ऊपर, तो ये रोटेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं P पर, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये एक्सप्रेशन लिया है। तो यहाँ पर अगर आप रोटेशन अप्लाई करो P पर, तो एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, फाइनल वेक्टर Z1 माइनस Z अपॉन इनिशियल वेक्टर Z2 माइनस Z इक्वल्स टू में इन्हीं का मैग्नीट्यूड, अच्छा, और E की पावर में आयोटा के साथ प्लस थीटा ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें आप यहाँ पे थीटा को क्या बोलोगे, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस, जैसे कि अपन ने वहां भी लिखा हुआ है, तो ये सेम ही तो है एक्सप्रेशन, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिए, बात तो वही है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू, बात तो वही है, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लिए, सेम एक्सप्रेशन तो वही बन गया। अब हमको बस ये देखना है Z कहाँ लाई कर रहा है, कब कब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि Z1 Z2 दो फिक्स पॉइंट है, Z को इस तरह से मूव कराना है कि जो एंगल बनेगा इसको ज्वाइन करने पर Z को दोनों पॉइंट से, वो एंगल कांस्टेंट है, और वो भी 0 और π/2 के बीच में एक्यूट एंगल है। तो हम बोल सकते हैं ना कि आपने जैसे पॉइंट P को यहाँ लिया है, आप पॉइंट P को यहाँ ले लो, ये एंगल कितना बनेगा, ये सेम सेम, तो बचपन से जानते हैं क्या आप, ये सर्कल में एक आर्क पर अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट लो तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इज सेम, है ना। तो ए भी एक कॉर्ड होगी सर्कल की, तो इस आर्क पे, ऊपर वाले आर्क पे आप कोई भी पॉइंट लेकर इस तरह से एंगल बनाओगे, वो थीटा सेम बनेगा और वो एक्यूट होगा। अच्छा, क्या नीचे ले सकते हैं क्या, नहीं ले तो सकते हैं, मतलब एंगल तो सेम बन जाएगा बट एक्यूट नहीं होगा। तो जब तक हमें एक्यूट एंगल चाहिए, जैसा अपन ने केस बनाया है उसके अकॉर्डिंग, ये पॉइंट Z कहाँ होना चाहिए, ऊपर, यानी कि मेजर आर्क पे। तो मेजर आर्क ऊपर वाला जो है उस पे आप कहीं भी पॉइंट लोगे, वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, थीटा एक्यूट होगा, एक्सप्रेशन सेम आ ही रहा है रोटेशन से। तो हमारा कंक्लूजन ये होगा इस केस में, इफ थीटा इज एक्यूट देन Z lies on major arc of a circle, major arc of a circle formed by chord joining Z1 and Z2। Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड होगी जिससे वो मेजर आर्क बन रही होगी सर्कल की, यहाँ पे आ जाएगा Z। ऐसे खाली मेजर आर्क पे मूव करेगा, इसमें कोई दिक्कत, बताओ। हम्म, तो इसमें लिखे हैं Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z के बाद क्या लिखा है, ऐसा क्या लिख दिया, मॉडुलस है उनका, मतलब रोटेशन वाला एक्सप्रेशन लिखे है ना, इसमें क्या है, P पर रोटेशन अप्लाई करते हुए, दिख नहीं रहा है ऐसा, भाई जो लेफ्ट साइड में लिखा है रोटेशन कैसे लिखे हैं, राइट अभी पढ़े हैं, बिल्कुल वही चीज है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z इंटू ई की पावर में आयोटा थीटा, रोटेशन का एक्सप्रेशन है। बैटरी लिया,
अच्छा वो लग रहा था, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। हाँ, तो ये है। तो आपको क्या कभी कभी ऐसे डायरेक्ट सवाल मिल जाएंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी पेपर में या कहीं ऐसे मेंस लेवल के पेपर में, कि इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस समथिंग अपॉन z माइनस समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 3, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ z, देन फाइंड द लोकस ऑफ z, या ऐसा कुछ। तो हमको सॉल्व थोड़ी करना है, हमें तो बस ऑप्शन ढूंढना है कि z लाइज ऑन मेजर आर्क ऑफ सर्कल, बस सिंपल। सेकंड केस, if theta is obtuse, तो कहाँ लाई करेगा अब बता सकते हैं, जल्दी से लिख दो। इसमें डायरेक्ट लिखते हैं तो यहीं से समझ में आ जाएगा। अगर अपन नीचे लेते हैं माइनर आर्क पे, तो वो ऑप्टिज एंगल बनेगा। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे पॉइंट लेके रोटेशन अप्लाई करोगे तो थीटा वहां पे भी कांस्टेंट होगा बट ऑप्टिज होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं देन z lies on minor arc of a circle जिसके दो फिक्स पॉइंट हैं z1 और z2, एक कॉर्ड के एंड पॉइंट्स। कुछ स्पेशल केसेस जो बाकी रह गए इसमें एक्यूट और ऑप्टिक्स के अलावा, दैट इज थीटा इक्वल टू, अगर अपन पाई बाय 2 लेते हैं तो क्या बोलेंगे। तो अगर अपन को एंगल चाहिए पाई बाय 2 तो वो कैसे मिलेगा, सेमी सर्कल में। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे z, तो ये एंगल होगा 90, फिक्स हो गया। नीचे कहीं भी ले सकते हैं, हर जगह 90 बनेगा। अच्छा, तो सेमी सर्कल बोलेंगे, ऊपर नहीं ले सकते क्या, 90 तो ऊपर भी बनेगा, फिर क्या हो, मतलब z1 और z2 एक बार तो फिक्स कर दिया अपन ने। अब जब z1 और z2 यहाँ फिक्स है, अब हमको चाहिए दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो जैसे अभी अपन ने यहाँ पे लिखा, नीचे z ले लिया, अब रोटेशन अप्लाई करोगे इसको इनिशियल इसको फाइनल वेक्टर समझते हुए, तो सेम एक्सप्रेशन बनेगा जैसे यहाँ पे बन रहा था। ऊपर z1 माइनस z, नीचे z2 माइनस z, माइनस कॉमन लेके सेम आ जाएगा एक्सप्रेशन, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, पाई बाय 2 आएगा प्लस में, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये चीज अपन एट द सेम टाइम ऊपर लेने की कोशिश करें यहाँ कहीं, तो एंगल तो पाई बाय 2 बनेगा, लेकिन जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z, z1 को न्यूमरेटर में रखना है, z2 को डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में फाइनल वेक्टर आता है, डिनोमिनेटर में इनिशियल वेक्टर आता है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग बात करो तो ये फाइनल वेक्टर है, क्योंकि z1 न्यूमरेटर में रखना है, ये इनिशियल वेक्टर है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी हुई, इनिशियल से फाइनल क्लॉकवाइज। तो उस केस में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो आएगा वो प्लस पाई बाय 2 नहीं आएगा, माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि अपन ने एक बार तो z1 z2 को फिक्स कर ही देंगे ना। तो एक साथ अपन दोनों ही जगह नहीं ले सकते। अगर z1 z2 फिक्स है तो या तो वो नीचे ही आ जाएगा इस तरह से एक तरफ, या ऊपर आ जाएगा, दोनों में से एक।
तो यहां पे आप बोलोगे वो सेमी सर्कल पे, राइट? देन z lies on सेमी सर्कल। खाली प्लस पाई बाय 2 हो या खाली माइनस पाई बाय 2 हो तो सेमी सर्कल ही आएगा। सर्कल whose end points of a diameter are z1 and z2। ठीक है, तो सेमी सर्कल बोला जाएगा आइदर प्लस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, दोनों में से कोई एक। अगर प्लस माइनस पाई बाय 2 दोनों लिख दे एक साथ, प्लस प्लस पाई बाय 2 खुद चलेगा, माइनस पाई बाय 2 तो भी चलेगा, एक साथ दोनों चाहिए, तो फिर क्या होगा? कंप्लीट सर्कल। ठीक है, कुछ और स्पेशल केसेस रहेगा इसमें। इफ थीटा इक्वल्स टू पाई, हमने इक्वालिटी नहीं लगाई थी ऊपर कहीं भी एक्यूट ऑप्टिक्स में, पाई बाय 2 और उस पर लगा दिए, पाई के बराबर होगा तो क्या केस बनेगा इसमें ज्योमेट्रिकली? इट विल बी ऑन सर्कल। ओके, ऑन रेडियस। ऑन रेडियस, अच्छा, ऑन रेडियस का मतलब रेडियस नहीं डायमीटर बोल लो इससे अच्छा, पर उसका नाम नहीं लेते। हाँ, थीटा को अपन को पाई लेना है तो सिंपली z1 और z2 को तो फिक्स कर देते हैं ऐसे, z1 z2 को फिक्स कर दिया, तो आपको अगर ये एंगल पाई चाहिए तो एंगल पाई कैसे मिलेगा? आप z को बीच में कहीं भी ले लो ऐसे, और इस पे आप रोटेशन अप्लाई करो। इनिशियल वेक्टर है z2 के साथ, फाइनल वेक्टर है z1 के साथ, तो इनिशियल से फाइनल जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये पाई बनेगा। तो ये बीच में आप कहीं भी रख दो z को, हर बार पाई बनेगा। तो आपका कंक्लूजन क्या निकला? देन z lies on what? Line segment joining z1 and z2। ये सेम स्टेटमेंट हमने एक जगह और लिखा हुआ है, कहां पे? इसको हमने यूज भी कर लिया ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में, जब इक्वालिटी होल्ड कराई थी अपन ने, एक्सप्रेशन अलग था बट रिजल्ट सेम था। मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, उस टाइम पे सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट वहां पे वो जो z की बात नहीं करी थी, उसके लिए अपन ने ओरिजिन की बात करी थी, क्योंकि OA प्लस OB बराबर आ रहा था AB के। एक लास्ट और लिख दे, जीरो के लिए। तो जीरो कब मिलेगा? लाइन सेगमेंट के बाहर आ जाएगा, मतलब लाइन पे ही आएगा बट बीच में नहीं आएगा, लाइन सेगमेंट पे नहीं आएगा, ऐसे बीच में आएगा तो फिर पाई बन जाएगा। या तो इधर ले लो जेड को कहीं भी, या इधर ले लो कहीं भी, दोनों साइड कहीं भी आ सकता है, आउटसाइड द लाइन सेगमेंट बट लाइंग ऑन द लाइन। तो हम बोलेंगे देन, क्योंकि जो डायरेक्शन इनिशियल वेक्टर की है सेम डायरेक्शन फाइनल वेक्टर की आएगी, डायरेक्शन सेम है तो फिर एंगल तो जीरो ही आएगा, इनिशियल से फाइनल रोटेशन जीरो एंगल पे हो गया। देन z lies on line joining z1 and z2 except the portion between z1 and z2।
इसके इधर जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो, मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दो रेज हैं, टू रेज, z lies on two rays starting from one starting from z1, other starting from z2 in opposite direction. तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं बेस्ड ऑन रोटेशन, बट ये ऐसे है कि आपको एक्सप्रेशन देखना है और कंक्लूड करना है, सीधा कुछ सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ। अच्छा, इसी पे बेस्ड कुछ रिजल्ट और निकालते हैं, चलो। रिजल्ट की तरह ध्यान रखना है। इसको आप रोटेशन से बता सकते हो, फर्स्ट वाला, सेकंड तो प्रॉपर्टी से आ जाएगा। इसको भी रिजल्ट की तरह ध्यान रखना, स्पेशली फर्स्ट वन। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको एंगल्स पता है, इंटरनल एंगल तीनों π/3 है, तो किसी भी एक पॉइंट पे आप रोटेशन अप्लाई करो एक बार, फिर दूसरे पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, मतलब दो बार रोटेशन अप्लाई करना है आपको अलग अलग पॉइंट पे। तो किसी को भी ले लो, डजंट मैटर, कैसे भी ले सकते हो, आपको डिसाइड करना है इनिशियल वेक्टर फाइनल वेक्टर, जैसे हम इधर ले रहे हैं। रोटेशन ऑन बी, और बी पॉइंट पे रोटेशन अप्लाई कर रहे हो, और इनिशियल वेक्टर फाइनल वेक्टर अपन ने लिया हुआ है, बी सी को इनिशियल वेक्टर, बी ए को फाइनल वेक्टर, ठीक है। और एंगल तो पता ही है π/3 का। तो एक्सप्रेशन क्या बना, z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 इक्वल्स टू इन्हीं के मैग्नीट्यूड्स इंटू ई की पावर में आयोटा π/3। अब प्लस π/3 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं अपन। अब यहाँ पे एक तो ये जो राइट साइड में मॉडुलस लिखे हैं, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? इट कांट लाई ऑन पॉइंट z1 और z2, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ, इक्वल होंगे क्योंकि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, डिस्टेंस बिटवीन z3 एंड z2, तो ये तो डिस्टेंसेस तो बराबर हैं, तो साइड लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों बराबर है, तो ये मॉडुलस तो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा अपने पास ओनली e पावर आयोटा π/3। तो एक एक्सप्रेशन, एक रिजल्ट ये आया, e की पावर आयोटा π/3, नंबर वन। वापस क्या करना है, किसी भी दूसरे पॉइंट पे रोटेशन अप्लाई करो, दूसरे वर्टेक्स पे, जैसे आप सी पे अप्लाई कर दो, तो एक्सप्रेशन, अब आपको इनिशियल फाइनल से अब आपको डिसाइड करना है, अब हम प्लस π/3 लेना चाह रहे हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसी से डिसाइड हो जाएगा इनिशियल कौन है फाइनल कौन है। सी पे रोटेशन अप्लाई करना है, ऐसे कर लो, तो सी ए को इनिशियल और सी बी को फाइनल वेक्टर समझते हुए रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो सी बी इज द फाइनल वेक्टर, तो z2 माइनस z3 अपॉन सी ए इज द इनिशियल वेक्टर z1 माइनस z3, यहाँ पे भी ऐसे ही z2 माइनस z3 का मॉड
e की पावर में आयोटा पाई बाय 3। नाउ ये फिर से मॉडुलस कैंसिल हुए, तो ये बनेगा e की पावर आयोटा पाई बाय 3, और e की पावर आयोटा पाई बाय 3 की जगह आप डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन रख दो जो ऊपर आया था, और इधर जो आया है। आपका काम है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और एक दो लाइन में सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से आप यहां पहुंच जाओगे। इतनी मेहनत तो कर ही लेंगे अपन सिंप्लीफिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन गेट द रिजल्ट। ओके, डायरेक्शन एरो से मैच नहीं कर रही है, इधर अलग से आप एरो लगा दो। हाँ, हमने फर्स्ट रोटेशन के लिए वो एरो लगाए थे, हमने लिखा रोटेशन ऑन सी। हमें तो पता है ना हम किसको इनिशियल किसको फाइनल ले रहे हैं उसमें। हाँ, तो यहां से आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो इससे आ गया, सेकंड पार्ट आप कैसे बताओगे? मतलब रिजल्ट तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3। इसके लिए आप वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी। इसमें इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड जैसे जीरो लेके आनी है, तो कैसे लेके आओगे? इसमें आप प्रॉपर्टी लगा दो जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, तो इसको जेड मानना है डिनोमिनेटर वाले सबको, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड जेड स्क्वायर अपॉन जेड बार, तो मॉड Z1 माइनस Z2 स्क्वायर अपॉन उसी का बार, प्रॉपर्टी है ना। प्लस सब जगह यही काम करना है, Z3 माइनस Z3 बार ऊपर चला गया, नीचे उसके मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से Z3 माइनस Z1 अपॉन, अब जो डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं वो तो सब इक्वल है, तो अगेन साइड लेंथ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 का मॉड Z3, तो डिनोमिनेटर तो सब सेम है, और वो साइड लेंथ अपन बोल देते हैं ए। तो न्यूमरेटर में तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, बार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन सब जगह, प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन। डिनोमिनेटर में सब जगह हमने ए लिख दिया क्योंकि वो साइड लेंथ है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर में सब कैंसिल। बस ये तो प्रॉपर्टीज, इसमें कहीं कोई दिक्कत है?
हाँ, तो Z1 Z2 को रोटेट कर, लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 को रोटेट करना है 45 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट Z1। ओके, और लेंथ को डबल कर देना है। तो जो रोटेट होने के बाद जो Z2 की नई पोजीशन आएगी वो बतानी है। पोजीशन बताने का मतलब है कोरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है, नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा उस पोजीशन पे। तो कैसे भी ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये Z2 है, ये Z1 है, 45 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट कर देते हैं, लेंथ को डबल कर देते हैं, Z2 डैश बोल देते हैं इसको। तो Z2 डैश बताना है अपन को इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 आएगा कुछ सिंपल। तो सीधा सीधा एक रोटेशन का सवाल है, सिंपल सा। Z1 Z2 दिया हुआ है, Z2 डैश पूछा है, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, डायरेक्शन बता दी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, लेंथ बता दी है, लिख देते हैं डायरेक्ट। रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं ऑन Z1, इसके बाद रोटेट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इनिशियल फाइनल आपके ऊपर अपन को Z2 डैश चाहिए तो उसे ले लेते हैं जैसा बोला है उसने। तो Z2 डैश माइनस Z1, दिस इज द फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर हो जाएगा Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू इन्हीं का मैग्नीट्यूड इंटू ई की पावर में आएगा एंगल माइनस 45 माइनस पाई बाय 4 लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए इनिशियल से फाइनल। यहाँ पे जो मॉडुलस है ये रिलेट करते हैं अपन लेंथ से, डिस्टेंसेस से। वो दिया हुआ है अपन को Z2 डैश और Z1 के बीच की जो डिस्टेंस है वो Z1 Z2 के डिस्टेंस की डबल है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस, क्वेश्चन में दिया हुआ है डबल कर दिया लेंथ को, डिस्टेंस डबल हो गई ना इनटू। इसको अपन अब लिख सकते हैं ना इसको, तो ए की पावर आयोटा माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, कॉस माइनस 5/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस, पोलर फॉर्म में लिख दो और उसकी वैल्यू भी लिख देंगे। ये तो हो गया कैंसिल, 2 बचा। ये कितना, कॉस π/4 1/√2, इधर माइनस आयोटा बाय√2, ऐसा। फिर तो आ ही जाना है ये √2 1 माइनस आयोटा। नाउ वी हैव टू फाइंड Z2 डैश, तो Z1 Z2 के टर्म्स में आ जाएगा √2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू Z2 माइनस Z1, और Z2 डैश निकालना है तो प्लस Z1। वैसे तो आ ही गया है। अब Z1 Z2 हमें कुछ दिया हो तो है नहीं, तो ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, नहीं तो उनकी वैल्यूज पुट करके अलजेब्रा यूज कर लेते भाई, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अभी यही छोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नो। इनका हो जाए तो फिर एक और ट्राई करना। इफ वन वर्टेक्स, हाँ
कौन सा टेस्ट? तुम्हारा कोई टेस्ट होने वाला है? अच्छा, ये 17 को होने वाला था, बताए थे क्या? 10 वाला 10 वाला 17 को होने वाला था, ऐसा बोले थे हम। हाँ, उसके बाद तो फिर जेई पोस्टपोन हो गया। मतलब देखो, वैसे अभी तक न कोई नई इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी नहीं आई, बट होना चाहिए 17 तक। अभी तक कुछ नहीं आया तो ग्रुप में मैसेज तो आ ही जाएगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। एक ही तो ग्रुप है? कितने ग्रुप है तुम्हारे पास? ऑफिशियल ग्रुप की बात कर रहे हैं, बाकी तो फिर ठीक है। वैसे मैसेज कब आता है? सैटरडे को आता है ना, टेस्ट का? अरे, मैसेज आता है टेस्ट का, ऐसे नहीं, वो तो हमें भी पता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। फ्राइडे को आ जाता है? हमें लगता है सैटरडे को आता था। ठीक है, आ गया होगा फ्राइडे को कभी, तो आ जाएगा। आज फ्राइडे ही है। हाँ, तो आज वेट करो, है ना? नहीं तो हम कल बता ही देंगे। अब ऐसे भी ठीक है, जेई को पोस्टपोन कर दिए हैं, कोरोना के केसेस आ रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, मतलब पूरा सोच समझ के उन्होंने पोस्टपोन किया है 2 महीना। हाँ, इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। मतलब 2 महीने पोस्टपोन करना और फिर सडनली कोरोना के केसेस शो करना, मतलब समझ रहे हो? इधर पे कुछ चल रहा है क्या? ये बोल रहे हैं एक दिन पहले आता है मैसेज, मतलब सैटरडे को है। नहीं, वो एक को टेस्ट देने के बाद मिला था कुछ, अक्टूबर में। एडवांस की डेट आ गई वैसे। हाँ, तो अब मेंस वालों को प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ा, कराना ही पड़ेगा। हाँ, यही चल रहा है अभी तो, वो एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे हैं। बस कोई फोर्थ वेव के नाटक शुरू ना हो जाए इनके बस। हाँ भाई, वर्टेक्स एक दिया हुआ है स्क्वायर का, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे, बाकी बचे हुए वर्टिसेस बताने हैं। कैसे बताएंगे? कैसे बना लो, स्क्वायर डजंट मैटर, ठीक है। ये है, ये ओरिजिन है। कोई एक वर्टेक्स दिया है, कोई सा भी ले लो। जैसे ए को ही ले लेते हैं, 2 - √3 आएगा। बाकी बचे हुए वर्टिसेस बताने हैं, मतलब उनके कोरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर बताने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करो तो ठीक है, नहीं तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज कर सकते हो वैसे तो। अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है, अभी तो हम चलो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो रोटेशन यूज करके बता रहे हैं। आप तो वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बता सकते हो कि हाँ, स्क्वायर का एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है आपको, 2, - √3। डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके बता सकते हो बचे हुए वर्टिसेस कैसे। हाँ, मतलब ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो सी के कोऑर्डिनेट तो वैसे आ जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। और और बी और डी के कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे? हमने एक क्वेश्चन वहां पे किया है स्ट्रेट लाइन में ऐसा।
जहाँ पे आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ है ना, और ऐसा कुछ है, स्क्वायर के वर्टिसेस बताने, 2 वर्टिसेस दिए हुए थे, बचे हुए 2 बताने थे, पैरामेट्रिक को यूज करके बताए थे। पैरामेट्रिक को यूज कर सकते हो ना, क्योंकि ओ ए का स्लोप पता लग जाएगा कोऑर्डिनेट से, तो इसका स्लोप पता लग जाएगा, और डिस्टेंस जो ये है वो ये है, स्क्वायर है ना, तो डिस्टेंस पता है मतलब लेंथ पता है, ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट हो गया, स्लोप पता है मतलब इंक्लिनेशन थीटा पता है, तो पैरामेट्रिक के यूज करके आप बी और डी के कोऑर्डिनेट्स भी बता दोगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो कर ही लेंगे अपन तो अभी फिलहाल रोटेशन की बात करें तो ए पता है, ओरिजिन ओ पता है, एंगल पता है, ये पाई बाय 2 है, और रोटेशन अप्लाई कर देते हैं अपन तो ओरिजिन पर, रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं ऑन ओरिजिन, तो ओबी को फाइनल और ओए को इनिशियल मानते हुए इसका जेड बी लिख देते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जेड बी माइनस 0 अपॉन इनिशियल वेक्टर जेड ए, वो तो हमें पता ही है 2 माइनस √3 आयोटा माइनस 0, फाइनल अपॉन इनिशियल इक्वल्स टू, इन्हीं का मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैग्नीट्यूड जो आता है उसको तो हम नाम क्या दे रहे हैं, बी और ओ को ज्वाइन करने वाला ओ बी अपॉन ओ, ये तो वैसे बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, ई की पावर में आयोटा पाई बाय 2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं इनिशियल से फाइनल। देख लो क्या आता है, जेड बी ये आ जाएगा 2 माइनस √3 आयोटा, ओ बी और ओ ए तो कैंसिल, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 का मतलब कितना हुआ, cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, दैट मींस आयोटा, तो ये आ गया जेड बी, ये आ गया √3 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो √3 माइनस 2i, √3 प्लस 2i, ऐसा आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स हो गए √3, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने तो जेड भी आ गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन से तो ये इजीली आ गया। अच्छा, अब बाकी के लिए रोटेशन लगाना चाहो तो लगा दो, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ज्योमेट्री में हमने इतना तो समझ लिया है, कोई मिड पॉइंट फार्मूला भी नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला समझना चाहो समझ लो, लेकिन हमें पता है कि बीच में ओरिजिन है, तो ओए से जा रहे हो डिस्टेंस ओए और ओसी भी बराबर है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गए ना, हमने देखा था कि एक पॉइंट जेड है, तो माइनस जेड कैसे मिलता है, ओरिजिन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो माइनस जेड आ जाता है, तो ये जेड ए पता है, तो जेड सी क्या होगा, माइनस जेड ए के बराबर होगा, तभी तो वो मिड पॉइंट 0 आएगा ओरिजिन, तो ये बस जेड ए जो दिया हुआ है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया जेड सी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर। सिमिलरली जेड डी वो बी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस जेड बी, ओरिजिन से पास होते हुए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे माइनस जेड बी, तो माइनस √3 माइनस 2 है। तो बाकी के लिए रोटेशन लगाना चाहे तो लगा दे, हम डायरेक्ट बता दिए, ओके। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक क्या करोगे, चल ठीक है, ठीक है, तब होमवर्क कंप्लीट कर लेना थोड़ा सा, चल ठीक है, ब्रेक के बाद, गुड बाय।